हेलो दोस्तों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री न्यूज के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करते हैं। इस वीडियो में बात करने वाले हैं मंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में। तो मंडलीव का आवर्त सारणी जो है वो समझते हैं यहाँ पर। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं मंडलीव की आवर्त सारणी, ये पीरियोडिक टेबल होती है, वहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो आवर्त सारणी में क्या होता है, परमाणु भार पर आधारित होती है। जहाँ मंडलीव जो थे, पहले इसमें दो साइंटिस्ट आते हैं। सबसे पहले कौन आए थे, मंडलीव आए थे, जिन्होंने क्या कहा था कि आवर्त सारणी जो होती है वो किस पे आधारित है, वो परमाणु भार पे आधारित है। किस पे, परमाणु भार पर आधारित है। इसमें जो होती है आपकी आवर्त सारणी, उसमें क्या हुआ था कि इसमें 7 क्षैतिज कॉलम होते हैं। कितने, 7 जो है आपके क्षैतिज कॉलम बनाए गए हैं इसमें। किस प्रकार से, इसमें जैसे कि आपके 7 जो होते हैं वो क्षैतिज कॉलम है। जो आवर्त सारणी है उसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से जो ये क्षैतिज कॉलम होते हैं, ये इस एरिया के जो है ये क्षैतिज कॉलम हुए। ये टोटल 7 है, बस आपको 7 याद रखना है। 7 क्षैतिज कॉलम होते हैं, जिन्हें आवर्त या पीरियड कहते हैं। जिन्हें आवर्त कहते हैं या पीरियड कहते हैं, जिन्हें आवर्त या पीरियड कहते हैं। और दूसरा इसमें होता है पीरियोडिक टेबल में जो मंडलीव ने दिया था। ठीक है, इसमें जैसे कि ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं, जो है इसमें 9 जो है ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं। ऊर्ध्वाधर मतलब कि ऊपर से खड़े खड़े, ठीक है, खड़े खड़े। और ठीक है, इसमें इसे वर्ग या समूह कहते हैं, जिसे वर्ग या समूह कहते हैं। ठीक है, बस इतना आपको आवर्त सारणी में इसमें याद रखना है मंडलीव के में। और इनके दोष कौन थे, ये दोष भी पूछे जाते हैं। दोष इसमें थे, तत्वों को उनके परमाणु भारों के अनुवर्ती फलन रखना। अनुवर्ती फलन रखना, इन्होंने क्या किया था, जो परमाणु थे उनके भार के अनुसार जो है उनको अरेंज किया था। भार के अनुसार कि उनका भार जो है 2 है, फिर 3 भार वाले, इस प्रकार से मतलब भार के अनुसार जो है अरेंज किए थे। ठीक है, तो अनुवर्ती फलन किया था भार के अनुसार। लीफ देखो, लीफ का भार किस पे रहता है, लीफ का भार रहता है पेड़ पर। लीफ का जो भार है वो किस पे रहेगा, लीफ पर। तो मिंडलीफ यानी भार पर जो है मंडलीव का था, भार पर आधारित थे मंडलीव। नेक्स्ट आपका इसी में समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग वर्गी तथा असमान तत्वों को एक साथ वर्गी। देखो, जितने समान गुण वाले थे, जितने समान गुण वाले रखे थे, समान गुण जिनके थे तत्वों के, उनको अलग अलग वर्गीकरण किया था। आसान तत्वों को एक ही वर्ग में रखना था, एक ही वर्ग में रखा था या रखे थे। ये सब प्रकार से इनके दोष थे। नेक्स्ट आपका अक्रिय गैसों को कोई स्थान न देना। अक्रिय गैस, जो अक्रिय गैस होते हैं उनको कोई स्थान नहीं दिया था मंडलीव ने, जो थे उन्हें अक्रिय गैस जो दी थी उसमें कोई स्थान नहीं दिया, मतलब कि उनको रखा ही नहीं था। नेक्स्ट आपका इसी में इनका दोष था हाइड्रोजन की स्थिति को स्पष्ट न करना। हाइड्रोजन की जो स्थिति थी उसको स्पष्ट नहीं किया था, यानी कि क्लियर नहीं बताए थे कहाँ पर ये रहेगा। नेक्स्ट है आपका समस्थानिकों को कोई स्थान न देना। समस्थानिकों, अब यहाँ से आपको बन जाएगा समस्थानिक होता क्या है। समस्थानिक का मतलब होता है सब है जिसके स्थान, सब है जिसके स्थान समान हो उसे बोलते थे समस्थानिक। तो हाइड्रोजन आपका समस्थानिक में आ जाता है। हाइड्रोजन के प्रोटियम ड्यूटियम ये सभी जो है आपके इनके होते हैं भाग अचवन। तो ये सभी जो है इसके हाइड्रोजन जो है आपका समस्थानिक में आ जाएगा। ठीक है, एक होता है संभारिक, जिनके भार समान हो, जैसे कि आपका कैल्शियम और आपका जो है पोटेशियम। तो इसमें जो है आपका जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम और आर्गन। कैल्शियम का जो आपका होता है 20 परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु भार जो है आपका 40 होता है। इसी प्रकार आर्गन का जो है 18 होता है और आपका इसका जो है 40 परमाणु भार होता है। इसके भार जिनके समान हो उन्हें बोलेंगे समभारिक। इसी सभी प्रकार से आप देख सकते हैं हाइड्रोजन की स्थिति न किया था, समस्थानिक नहीं बताए थे। ठीक है, और ये जो अणु के अनुसार किए थे, परमाणु भारों के अनुसार इन्हें वर्गीकरण किया था। नेक्स्ट आपका है इनके आधुनिक जो एक सारणी थी, आधुनिक सारणी या दीर्घाकार आवर्त सारणी, जो कि सबसे ज्यादा पूछी जाती है कि आधुनिक आवर्त सारणी या दीर्घाकार आवर्त सारणी किसने दिया था। तो ये दिए थे मोजले साहब ने। किसने दिया था, मोजले साहब ने दिया था। और इसमें क्या था, यह आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक जो आजकल आप लोग देख रहे हैं, जो आप लोग आज के दिन देख रहे हैं सारणी, वो आपकी कौन सी है, दीर्घा आवर्त सारणी है। जिसे दिया किसने था, मोजले ने दिया था। मोजले साइंटिस्ट ने दिया था, जो कि परमाणु क्रमांक पर आधारित है। तभी तो हम लोग याद करते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, यूरेनियम, वैनेडियम। ये सभी जो सीक्वेंस है हम लोग याद करते हैं एक क्रम वाइज। ठीक है, ये सब हम जो है क्रम वाइज याद करते हैं। ठीक है, तो इसे आपको कैसे याद करना है, उसी प्रकार से इसमें परमाणु क्रमांक के अनुसार, मतलब एक करके जो है उसके स्थानों की बात की गई, इसमें क्रमांक पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी जो है किस पे,
मोजले जो थे वो परमाणु क्रमांक पर आधारित किए थे। ये इंपॉर्टेंट है, परमाणु क्रमांक पर आधारित है। इसके 5 ब्लॉक होते हैं। इसमें कितने 5 ब्लॉक होते हैं, कितने 5 ब्लॉक। आपको अगर पांचों के नाम खाली याद रखना है, उसके अंदर अगर आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है। एस ब्लॉक, कौन से ब्लॉक, एस ब्लॉक, एस ब्लॉक कौन सा, एस ब्लॉक। और आपका एस ब्लॉक के बाद कौन सा ब्लॉक हो जाएगा आपका, एस ब्लॉक में आप याद रखना चाहे तो इससे याद रख सकते हैं। इनकी संयोजकता प्रायः जो होती है 2 होती है। जैसे कि एस ब्लॉक में जो आपका एस ब्लॉक है, इसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम आते हैं। ठीक है। और इसमें जो है आपका परमाणु त्रिज्या, ये आपका क्वेश्चन बन चुका है, कई बार आ भी चुका है। परमाणु त्रिज्या वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है, जाने पर बढ़ती है। परमाणु त्रिज्या क्या है, ऊपर से जब हम नीचे आएंगे तो क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। वो क्या होती है, बढ़ती है परमाणु त्रिज्या। ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में बन चुका है, इसे भी याद रखिएगा। परमाणु त्रिज्या वर्ग में ऊपर से नीचे, जैसे वर्ग जो होते हैं, जो वर्ग आपके हैं, तो वर्ग में जो ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होगा, इसमें बढ़ेगी परमाणु त्रिज्या। नेक्स्ट आपका है धात्विकता। धात्विकता जो है आपकी, वो ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ेगी। सब इसमें जो है बढ़ेगी ही, ऊपर से नीचे आने पर जो है इसमें सब चीजें जो है बढ़ेंगी। क्या होंगी, बढ़ेंगी। किसमें, एस ब्लॉक में, या किसी भी एस ब्लॉक में, या फिर डायरेक्ट पूछ सकता है परमाणु जो पीरियोडिक टेबल है उसमें आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर, ये ऐसे करके भी पूछ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है वे तत्व जिनमें अधिकतम कक्षाएं होती है 3 से 8, वो आपके पी ब्लॉक में आते हैं। किस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में आते हैं। कौन से ब्लॉक, पी ब्लॉक में आते हैं। तो आपके ब्लॉक अगर इसके अंदर याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। आप सिर्फ ये छोटा छोटा याद रखिए। ये ब्लॉकों के पहले नाम लिख दीजिएगा, आवर्त सारणी अगर आ जाती है विस्तृत में। ठीक है। जब शॉर्ट में आएगी तो आपको खाली ब्लॉकों के नाम लिख देना बस। इस प्रकार से आपका डी ब्लॉक होता है, जिसे संक्रमण तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है, इसी में आपके डी ब्लॉक में आपके क्या आते हैं, उत्प्रेरक आते हैं। उत्प्रेरक जो होते हैं कापर, निकिल, प्लेटिनियम, आयरन, मोलिब्डेनम, इसमें जो है आपके इसमें आते हैं डी ब्लॉक में। नेक्स्ट आपका है एफ ब्लॉक जो है, इसमें दुर्लभ मृदा धातु तत्व आते हैं। मतलब जो मृदा धातु होते हैं वो दुर्लभ वाले, वो सभी इसमें आते हैं। नेक्स्ट आप चलते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो है इससे किस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि आवर्त सारणी में सर्वाधिक क्रियाशील क्रमशः एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक होते हैं, सबसे ज्यादा क्रियाशील होते हैं। उसके बाद सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है, सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन से है, ये आपका पोटेशियम होता है, सबसे अधिक क्रियाशील। नेक्स्ट आपका इसमें सबसे अधिक विद्युत ऋणी कौन सा होता है, फ्लूरीन होता है। फ्लूरीन होता है, क्या होता है, फ्लूरीन सबसे अधिक जो है ऋणी होता है, सबसे विद्युत ऋणी होता है। नेक्स्ट आपका एंटीमनी विस्मित दोनों धातु अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करता है। एंटीमनी आपका एसबी से प्रदर्शित करते हैं, विस्मित बीआई दोनों धातु और अधातु दोनों गुण प्रदर्शित करता है, उपधातु से कहते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। नेक्स्ट आपका है आवर्त सारणी के सेकंड, द्वितीय या तृतीय आवर्त के तत्व अपने अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए इन्हें प्रारूप तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रारूपिक तत्व कहते हैं। ये वर्ग दर्शी होते हैं या निरूपित तत्व कहा जाता है। आवर्त सारणी में जो सेकंड, द्वितीय और तृतीय आवर्त होते हैं, उन सभी के जो प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए इनको प्रारूपिक तत्व या वर्गीय दर्शित तत्व को जो है वो कहा जाता है। ठीक है, इन्हें आवर्त तत्व कहते हैं। नेक्स्ट आपका इसी में आ जाता है, जैसे कि आप इसी में याद रख सकते हैं कि आवर्त सारणी जो आपकी आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त के ये इंपॉर्टेंट विकर्ण संबंध जिसे कहते हैं। विकर्ण संबंध से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त के तत्व कुछ तृतीय आवर्त के तत्वों से गुणों में समानता प्रकट करते हैं। अरे दूसरा, ये कोई दूसरा है, दूसरा आवर्त है, दूसरा आवर्त जो है आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि आपका जो ये है लिथियम, ये बेरिलियम, ठीक है, ये दूसरे आवर्त के हुए, ये सोडियम, मैग्नीशियम, ये जो है आपके तृतीय आवर्त के हुए, ये आपके आवर्त हैं। ये आपके क्या है, आवर्त है। तो जो द्वितीय आवर्त है वो तृतीय आवर्त के बीच में संबंध होता है। इनके बीच में जो संबंध होता है वो कैसा भी हो, लेकिन संबंध होता है। वो कैसा संबंध है, वो विकर्ण संबंध है, यानी लिथियम का मैग्नीशियम के साथ, और इस प्रकार से इसमें संबंध होता है बेरिलियम का एल्युमिनियम के साथ। आपका यहाँ एल्युमिनियम ये दिख रहा होगा इसके साथ जो है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से है इसमें। यहाँ पर द्वितीय आवर्त में कौन कौन से आते हैं, लिथियम, ले बीबीसी, ठीक है, इससे क्या याद रख सकते हो आप, ले
द्वितीय आवर्त में क्या आ जाएंगे, द्वितीय के आवर्त में आ जाएंगे, द्वितीय आवर्त में ले बेबी सी, ले बेबी सी, ले बेबी सी। और दूसरे में आ जाएगा नमस, नमंक्स, नमक्स, नामग, नमग। इसे याद रख सकते हैं नामाग, नामांग आलसी, नामांग आलसी, नामांग आलसी, नाम। ये तृतीय है आपका, तृतीय, तृतीय आवर्त है, ये द्वितीय आवर्त है, ये तृतीय आवर्त है। ले बीबीसी, ली बीबीसी, ली बीबीसी या कुछ भी आप बना सकते हैं। ली बीबी द्वितीय आवर्त में आपका ली बीबीसी हो जाएगा। इसमें हो जाएगा ना मांग आलसी, ना मांग आलसी, आलसी, आलसी लोग जैसे होते हैं ना, तो वो लोग मांगते रहते हैं। कुछ आलसी लोग जैसे कि अब स्वस्थ भी है तब भी मांग रहे हैं, ठीक है, और उससे कमा लें तो नहीं हो सकता उनसे, लेकिन मांगते रहते हैं, तो उन्हीं से है तृतीय, वो सब तृतीय होते हैं, तृतीय होते हैं नामांग आलसी। तो यहाँ पर लिथियम का मैग्नीशियम के साथ विकट संबंध रहता है। बेरिलियम का साथ आपका जो है, बेरिलियम जो है आपका, बेरिलियम का साथ रहता है अल्युमिनियम के साथ, किसके साथ, अल्युमिनियम के साथ। इस प्रकार से जो है आपका, जो आपका ये बोरान है उसका जो है इससे हो जाएगा आपका, ठीक है, एसआई से, ठीक है। इस प्रकार से जो है आपको याद रखना है इसमें, ठीक है। ये आवर्स जो है आपका क्या होता है, विकट संबंध भी आपसे पूछा जा सकता है 2-3 नंबर में। नेक्स्ट आपका इसी में आता है आयनन विभव। आयनन विभव अगर आपको कोई पढ़ना है, अभी यहाँ पढ़ सकते हैं। किसी तत्व के बाह्य कोष्ठ में इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उस तत्व की आयनन विभव ऊर्जा कहते हैं। उस तत्व की आयनन विभव ऊर्जा कहा जाता है, जिसमें आपको वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, ये इंपॉर्टेंट है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से जो है नीचे जाने पर आयनन विभव का मान घटता है। इसमें क्या होता है, घटता है। आयनन माने घटना, आयन आयन आयन, आयनन माने घटना, आयन माने घटना, आयन माने घटना जो है घटता है, ठीक है, घटता है। और जब आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर आयनन विभव मान बढ़ता है, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना है आपको। इसमें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये भी आपको याद रखना है। संयोजकता इनकी 1 2 3 4, मतलब आयनन विभव एक सीक्वेंस में जो है बढ़ता है इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट आपका है मीथेन। इंपॉर्टेंट गैस है आपकी, मीथेन गैस है, एथेन गैस, ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए अणुसूत्र क्या है, CH4, CH4 जिसका संरचनात्मक सूत्र होता है या स्ट्रक्चरल जो फार्मूला होता है वो होता है CHH, जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इस प्रकार से आपको बनाना है, ठीक है, चक्री बना देना है बस, चक्री, ठीक है। यह C, इसका फार्मूला क्या होता है, अब मीथेन है तो इसका फार्मूला होगा CnH2n+2। आप लोग अगर MCQ वाली पार्ट नहीं देखे, MCQ वाला जरूर देख लीजिएगा, उसमें ये सब हम अच्छी तरीके डिस्कस किए हैं, इसके फार्मूला वगैरह, तो उसे जरूर देख लीजिएगा। अगर उससे मिस किए तो जान लो बहुत ज्यादा आपको नुकसान हो सकता है, तो आप लोग उससे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे कोरिलेट करके कई सारे उसमें क्वेश्चन डिस्कस किए सारे MCQ, ठीक है। इसमें प्रयोगशाला विधि देख लीजिए आपका, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, ये आपका सोडियम है, ये है आपका एसीटेट। सोडियम एसीटेट पर जो है सोडा लाइम या सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है रिएक्शन कराएंगे, किसकी, कैल्शियम ऑक्साइड के उपस्थिति में, तब क्या बनेगा, CH4, CH4। जब आपको रिएक्शन भूल भी जाए तो आपको क्या करना है, लेकर जाना है, बस ये आपको ये बना देना है, ठीक है। CH3 और जो है आपका OH जो है, इसमें से आपको यहाँ पर आ गया यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, ये मिला के 4 हाइड्रोजन हो गए, CH4। ये आपका सोडियम कार्बोनेट हो गया, ये आपका क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट आपका यहाँ पर बन जाएगा। तो इस प्रकार से इसे याद कर लीजिएगा, सोडियम एसिडेट सोडा लाइम, सोडियम एसिडेट सोडा लाइम, सोडियम एसिडेट सोडा लाइम और CH4 सोडियम कार्बोनेट। अगर थोड़ा बहुत अगर आपको पता है तब जाके आप इसे अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, उसके लिए तो बहुत ज्यादा शॉर्ट नोट से अच्छा रहेगा। बाकी आप लोग इसे इस प्रकार से याद कर लीजिए थोड़ा थोड़ा। इसी में आपके बात करेंगे हैलोजनीकरण क्या होती है। यहाँ पर देखिए हैलोजनीकरण आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हैलोजनीकरण या प्रतिस्थापन, इसमें क्या होता है, सनलाइट की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं, तो उसमें एक एक अणु जो है टूटता रहता है, एक अणु दूसरी जगह जो है प्रतिस्थापित हो जाता है, उसकी जगह पे दूसरा जो है जुड़ जाता है, उसी को बोलते हैं क्या, हैलोजनीकरण, जिसमें सनलाइट जरूरी है, जो है सनलाइट जो सूर्य की ऊर्जा के उपस्थिति में ये कार्य होता है, ठीक है। तो इसमें जैसे कि आपका CH4, ज्यादा आपको याद नहीं रखना, जो भी आपको जो आपको सरल लगे वो याद कर लीजिए। एक बस डिफिनीशन इसकी थोड़ी डिफिनीशन देख लीजिएगा, बाकी मैं बता दिया मोटा मोटा आपको है, मतलब हाइलोजन जिसमें ऊर्जा रहती है, उससे कोरिलेट कर लो, इसमें जो है ऊर्जा रहती है, ऊर्जा की उपस्थिति में होता है ये, ठीक है। CH4 + Cl2, CH4 + Cl2
इसमें CH3 बन जाएगा ये आपका जो है इसमें से एक हाइड्रोजन निकल के क्लोरिक अम्ल बना लेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लेगा। ठीक है, सिंपल आपको यही रहेगी, इसी को याद कर ले। ठीक है, या फिर CH3Cl जो आपका ये बचा CH3Cl प्लस Cl2 सनलाइट की उपस्थिति में CH2Cl2 प्लस HCl। इस प्रकार से आप करें। ये आपका क्लोरोफिल का जो है, जो क्लोरोफॉर्म देखिए, क्लोरोफॉर्म जिसे सुखा कर बेहोश किया जाता है, उसका सूत्र होता है CHCl3 प्लस HCl। कभी कोई इसका सूत्र पूछ लिया जाता है CHCl3। अब क्लोरोफॉर्म कैसे बनाया जाता है? हैलोजनीकरण के द्वारा बनाया जाता है। इससे हैलोजनीकरण। ठीक है, तो इसका सूत्र आप याद कर सकते हैं। ठीक, ट्राइक्लोरोमेथेन इसे बोलते हैं, ट्राइक्लोरोमेथेन। ट्राई में तीन बने क्लोरो, यानी क्लोरीन 3 होते हैं इसमें, ट्राइक्लोरोमेथेन क्लोरोफॉर्म। इसका डायरेक्ट फार्मूला भी पूछा जा सकता है। आपको इसमें से एक जो है याद कर लेना है, जो आसान लगे आपको। ठीक है, इसी प्रकार से आपसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये होती है हैलोजनीकरण। नेक्स्ट आपका है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण जनरली नाइट्रोजन के साथ जो है आपका इसका मीथेन का जो क्रिया है वो किसके साथ कर देंगे? HNO3 के साथ कर देंगे, नाइट्रिक अम्ल के साथ। तब जाके आपका CH3NO2 प्लस H2O बन जाएगा। इसमें क्या करना होता है, बस आपको ये याद रखना, इससे जो है बनने वाला जो सारे जो अणु है वो बराबर रखने चाहिए आपको। जितने इधर हाइड्रोजन होने चाहिए उतने इधर हाइड्रोजन होने चाहिए, जितने इधर नाइट्रोजन होने चाहिए उतने ही नाइट्रोजन आपके इधर होने चाहिए। ठीक है, थोड़ा ठीक ठीक है, इस प्रकार से इसे नाइट्रीकरण के साथ कराते हैं। नेक्स्ट आपका ओजोन क्रिया, CH4 प्लस 2O3। ओजोन का सूत्र पूछा जाता है, O3 होता है। क्या होता है? O3 होता है। O3 जो है आपका ओजोन का सूत्र होता है CH4 प्लस 2O3। ये तो बड़ी आसानी से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। HCHO प्लस H2O प्लस 2, ये आपकी ऑक्सीजन जो है बाहर निकल जाएगी। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड मेथनॉल बन जाएगा। ये है आपका फॉर्मल्डिहाइड मेथनॉल। इस प्रकार से इसमें दो क्रियाएं होती है, बस याद रखना। ये जो उसकी प्रयोगशाला विधि याद कर लेना, एक हैलोजनीकरण में कुछ याद कर लेना, उसकी डिफिनीशन थोड़ी देख लेना, और आपके आपका ओजोन के साथ क्रिया करा देना है। बस इसी के प्रकार से आपको तैयार कर लेना है। सुशील मौर्य। ठीक है, नेक्स्ट आपके चलते हैं एथेन पर। एथेन पर क्या है? एथेन पर देख लीजिए। एथेन जो है आपका एथेन का जो सूत्र है आपका क्या होता है? CH3 और CH3 और इसको 2C2H6 भी कहा जाता है। C2H6 पे कहते हैं, इसका फार्मूला जो होता है वो क्या होता है? CnH2n प्लस 2, ये होता है एथेन का। और यहाँ पर देखिए इसका अणुभार अगर निकालने की बात करें तो अणुभार आपका निकल आएगा। इसका अणुभार हो जाएगा आपका 24 प्लस 6, 24 आपका कार्बन का हो जाएगा। ठीक है, 12 होता है, 12 दूनी 24, ये हो जाएगा आपका। 6 जो है आपका हाइड्रोजन का हो जाएगा, तो 30 इसका अणुभार होता है। संरचना सूत्र आप देख सकते हैं, CC बना देंगे। और क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है कार्बन की संयोजकता। तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, ये 4 बांड हो गए, 4 बांड से जुड़ गया। नेक्स्ट आपकी इसकी प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में आप देखिए सोडियम पेपोनाइट C2H5 COO सोडियम। ठीक है, NOH। मीथेन की तरह ये भी है, मीथेन में भी आपको सोडियम लाइम के साथ कराते हैं। इसमें भी आपको सोडियम प्रोपोनेट के साथ जो क्रिया कराकर कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में 2,6H6 बनाते हैं, जो कि गैस होती है एथेन गैस। उसको उसके बाद जो है सोडियम कार्बोनेट जो है निकल जाता है। ये दोनों का लगभग सेम है, तो इसको आसानी से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, हैलोजनीकरण भी इसमें होता है, प्रतिस्थापन अब क्रिया, जिसमें कि जो कंप्लीटली जो इसमें हाइड्रोजन जो है प्रतिस्थापित हो जाते हैं क्लोरीन के साथ। ठीक है, क्लोरीन के साथ प्रतिस्थापित हो जाते हैं, यानी कि इसकी जगह सारी जो है कौन ले लेगा? क्लोरीन लेगा, लेकिन सनलाइट की उपस्थिति में। ठीक है, ये देखिए यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पर जो है कंप्लीटली जो है आपको दिख रहा होगा कि CCl6 प्लस HCl बना है। तो हेक्साक्लोरोएथेन जो है कृत्रिम रूप जो कपूर होता है वो आपका लास्ट में बन जाता है। तो इस प्रकार से इसमें से एक दो आपको याद रखना है ताकि आपको दिखा पाए वहां पर, जिससे कि आपका यही याद रख लेना C2H6 प्लस Cl2 फिर C2H5Cl प्लस HCl बन जाएगा आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे जल्दी जल्दी रिवाइज कर लीजिएगा एथेन को। इसमें और बताएं तो आपका इसमें और भी आप इसमें याद कर सकते हैं, जैसे कि इसमें आपका नाइट्रीकरण जो है इसका करा देंगे, जब HNO3 के साथ जब क्रिया करा देंगे तब क्या बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप इसमें एथेन की क्रिया जब, ये आपको बहुत लंबा पड़ेगा, ये आप मत याद करिए। ये आपका होता है आपका रहता है बुटज।
बुटर्ज बुटर्ज अपक्रिया किससे संबंधित है? ये तो आपके एथेन से संबंधित है, बस इतना याद रखिएगा, एथेन से संबंधित है। अब बात करें इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। तो इसमें देखिए आपको जो सबसे पहले जो है आपका ये वाला चैप्टर जो है अमोनी नाइट्रिक अम्ल वाला जो होता है, एक नाइट्रोजन चक्र वाला, ये इसमें आपको ये डायग्राम याद कर लेना अच्छी तरीके से। इस पे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ये ठीक है, आ सकता है यहाँ से क्वेश्चन, तो इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में, तो आपका इससे साबुनीकरण है, आपका नाइट्री स्थिरीकरण चक्र जो है आपका जो वही बताए, ठीक है, और आपका क्या होता है जब ये कुछ रिएक्शन होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ये सभी जो किस पे मिल जाएंगे आपको, हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएंगे, वहां से आप देख पाएंगे, वहां पर आंसर सहित मैं वहां पर दे दूंगा, वहां से ले लीजिएगा, क्योंकि वरना वीडियो जो है लंबा हो जाएगा, तो आप वहां से पा जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है वो आपको तैयार करना है, जो पहले बता चुका हूँ वो भी आपको तैयार कर लेना अच्छी तरीके से, और पेपर को पूरा अच्छी तरीके से हैंडल करना है, बी पॉजिटिव रहना है, डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है, अच्छी तरीके से करना है। आपको आ रहा हो तब भी आपको रिएक्शन करानी है, नहीं आ रहा हो तब भी आपको रिएक्शन करा देनी है, ठीक है, रिएक्शन गलत ना करना। रिएक्शन में क्या होगा कि बस इधर जितना आपके ऑप्शन है, जितने आपके अणु होते हैं इस साइड, उतने ही साइड आपको इस साइड भी कर देना, जितने हाइड्रोजन इधर होगी जितने हाइड्रोजन इधर कर देना है, ठीक है। थोड़ा मोटा मोटा जो है आप आइडिया लग ले, जब कुछ ना पता हो तब की बात है, तो नहीं तो आप लोग तो याद कर ही लेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।